Everyone was excited about the budget of 23-24 and the day was today. The budget was placed at the parliament and the budget जिसमें जो भी चेंजेस किए गए हैं या कुछ नया चीज़ लाए गए हैं जिससे आपका पॉकेट से कुछ टैक्स जाने वाले हैं या कुछ सेविंग्स होने वाले हैं या कौन सा गुड्स का प्राइस बढ़ने वाले हैं, किसका प्राइस घटने वाले हैं एंड सो मेनी थिंग्स जो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शुभ्रत जाना, बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। फास्ट अपडेट है फॉर सैलरीड एम्प्लॉई। जो लोग सर्विस में हैं या जॉब करते हैं वो लोगों का जो सैलरी इनकम होता है एवरी महीना सैलरी से बहुत ज़्यादा अमाउंट का टैक्स काट जाते हैं। सो दे वर एक्साइटेड एक्चुअली कि बहुत कुछ होने वाले हैं इस बजट से, उससे क्या होगा, बहुत सारा टैक्स मेरा पेमेंट जो था वो कम हो जाएगा। बट ऐसा एक्चुअली क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं। मतलब ये हुआ कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में दो टैक्स रिजाइम था, एक ओल्ड टैक्स रिजाइम, एक था न्यू टैक्स रिजाइम। इन द सेम मैनर इस बजट में भी दो टैक्स रिजाइम को रखा गया है, ओल्ड टैक्स रिजाइम एंड न्यू टैक्स रिजाइम। एक सैलरीड एम्प्लॉइज को चूज करना है वो कौन से मोड के द्वारा टैक्स पे करना चाहते हैं, ओल्ड टैक्स रिजाइम के द्वारा या न्यू टैक्स रिजाइम के द्वारा। ओल्ड टैक्स में जो भी बेनिफिट्स है वो न्यू टैक्स में नहीं है। अगेन न्यू टैक्स में जो बेनिफिट्स है वो ओल्ड टैक्स में नहीं है। तो इस बजट में चेंजेस कहाँ किया गया है? ओल्ड टैक्स रिजाइम में कोई चेंजेस नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजाइम में कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंजेस। बट कहाँ चेंजेस किया गया है? न्यू टैक्स रिजाइम में चेंजेस किए गए हैं। बट यहां पे आपको सोचना एक बात है, ओल्ड टैक्स रिजाइम में जो स्लैब पहले था 0 से लेके 2.5 लाख का इनकम होगा आपका तो आपको कोई भी टैक्स देने का दरकार नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका इनकम है तो आपको 5% का टैक्स देना है। 5 लाख से लेके 10 लाख तक आपका इनकम है तो आपको 20% के रेट में टैक्स देना है। और 10 लाख से ज़्यादा इनकम हुआ आपका तो आपको 30% का टैक्स के रेट पे आपको टैक्स देना है। और उसमें सेक्शन 87A में एक रिबेट मिलता था 12,500 का। इस रिबेट के कारण आपका इनकम अप टू 5 लाख होने से कोई भी टैक्स नहीं आ रहा था टिल लास्ट फाइनेंशियल ईयर। इस बजट में भी जो ओल्ड टैक्स रिजाइम में है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, इसी को कंटिन्यू किया गया है। दैट मीन्स ओल्ड टैक्स रिजाइम को अनचेंज्ड रखा गया, जो स्कीम है इसी को ही रखा गया। न्यू टैक्स रिजाइम में क्या चेंजेस हुआ? कुछ स्लैब का चेंजेस हुए हैं। जैसे अर्लियर में क्या था, 0 इनकम से लेके 2.5 लाख का इनकम तक टैक्स जो था वो 0 था। बट इस बार क्या किया गया है, 0 से लेके 3 लाख कर दिया गया है जिसका टैक्स आएगा नील। अगेन 3 लाख से लेके 6 लाख होगा तो इनकम टैक्स रेट है 5%, 6 से 9 लाख होगा तो 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20% एंड 15 से ज़्यादा हुआ तो आपका 30% के रेट में टैक्स आपका काटने वाले हैं अंडर न्यू टैक्स रिजाइम। यहां पे और एक चीज बताया गया है कि अंडर न्यू टैक्स रिजाइम पे आपका इनकम अप टू 7 लाख तक होने से आपको कोई भी टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होगा या आपको कोई टैक्स पे करने का दरकार है ही नहीं। अप टू 7 लाख न्यू टैक्स रिजाइम पे आपका इनकम अप टू 5 लाख तक होने से ओल्ड टैक्स रिजाइम जो है इसमें रिबेट जो है आपको 5 लाख तक का अवेलेबिलिटी है। इफ योर टोटल इनकम अप टू 5 लाख देन आप रिबेट क्लेम करके आपका जो इनकम है आप 0 कर सकते हैं। इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम इस बार के बजट में क्या किया गया है कि आपका इनकम 7 लाख तक है तो आप इनकम को 0 कर सकते हैं।
अंडर न्यू टैक्स रिजाइम। आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो जो 87 का रिबेट ओल्ड टैक्स रिजाइम में 12,500 का है, आफ्टर टूडेज बजट 87A का जो रिबेट है फॉर न्यू टैक्स रिजाइम ये बढ़ गए हैं। कितना हो जाएगा? ये 25,000 होगा अंडर न्यू टैक्स रिजाइम पे। तो कोई भी पर्सन उसको पहले चूज करना पड़ेगा कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में टैक्स पे करना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजाइम पे टैक्स पे करना चाहते हैं। न्यू टैक्स में पे करना चाहते हैं तो उस केस में अप टू 7 लाख तक इनकम हुआ तो टैक्स 0 ही आएगा। ओल्ड टैक्स रिजाइम में कोई भी चेंजेस नहीं है। इसमें क्या है? इसमें अप टू 5 लाख इनकम तक आपका टैक्स 0 आएगा, उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको पे करना होगा। बट यहाँ पे एक ट्रिक्स है। क्या ट्रिक्स है? जो भी हम लोग सुनते हैं ना कि 80C में इन्वेस्ट किया क्या, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 80D में इन्वेस्ट किए हैं क्या, या NPS आपका है कि नहीं है, ये सब चीज़ जो सुनते हैं कई अकाल में आते हैं ना, ये सब एप्लीकेबल है फॉर ओल्ड टैक्स रिजाइम। न्यू टैक्स रिजाइम में ऐसा कोई भी कुछ नहीं रहा। न्यू टैक्स रिजाइम में आपको सोचना भी नहीं है कहाँ इन्वेस्ट करे, क्या करे, नहीं करे। जो भी आपको इनकम होता है वो इंटायर अमाउंट ऑफ इनकम इज टैक्सेबल। इंटायर अमाउंट ऑफ इनकम इज टैक्सेबल अंडर न्यू टैक्स रिजाइम। बट इन केस ऑफ ओल्ड टैक्स रिजाइम you have an option to invest somewhere to get some deductions, like LIC का प्रीमियम भर दिए हैं, या एक मेडिकल इंश्योरेंस करवा लिए हैं, या PPF में पैसा डाल रहे हैं। ये सब चीज़ जो है ये ओनली ओल्ड टैक्स रिजाइम आप ऑप्ट करते हैं तो आपको सोचना है। तो एज ए सैलरीड पर्सन मुझे सोचना है whether I am opting न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम। इफ आई ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजाइम देन मुझे ये सोचना नहीं है मुझे हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी करना है कि नहीं करना है, LIC का प्रीमियम भरना है कि नहीं भरना है, या PPF में पैसा डाले कि नहीं डाले। ये सब का कोई दरकार नहीं है। आपको फ्लैट 7 लाख इनकम के ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट होगा और आपका टैक्स 0 आएगा। उसके बाहर होगा तो आपको जो भी रेट है आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इसमें कोई डिडक्शंस एग्जेम्पशंस अलाउड नहीं है। बट आप ओल्ड रिजाइम को ऑप्ट करते हैं तो यू हैव एन ऑप्शन, आप इन्वेस्ट करिए और आपका जो डिडक्शंस है आपको मिलते जाएगा। तो ऐसा कौन कौन सा अलाउंसेस है या एग्जेम्पशंस है या डिडक्शंस है जो न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेगा, रिजाइम पे नहीं मिलेगा? LTA, न्यू टैक्स रिजाइम में आप LTA का बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकते, HRA का बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते, कॉन्वेंट्स अलाउंसेस, डेली एक्सपेंसेस, रिलोकेशन अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, अदर स्पेशल अलाउंसेस, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 का वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते। प्रोफेशनल टैक्स जो एम्प्लॉयर काटते हैं वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते एज डिडक्शंस। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन सेक्शन 24, आप होम लोन लिए हैं, आप इंटरेस्ट पर पे कर रहे हैं, उसका बेनिफिट्स भी आप नहीं ले सकते। और आपका सेक्शन 80C का जो इन्वेस्टमेंट होता है, PPF में इन्वेस्ट करना, PPF हो गया, LIC हो गया, या ELSS जो फंड होता है उसमें इन्वेस्ट करना, ये कुछ भी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाला अंडर न्यू टैक्स रिजाइम। 80D का हो गया आपका मेडिकल इंश्योरेंस, 80E है, ऐसे जितना भी सेक्शंस का है आप किसी भी सेक्शंस का बेनिफिट आप नहीं ले सकते न्यू रिजाइम पे। बट एक सेक्शंस का बेनिफिट ले सकते हैं। वो कौन सा सेक्शंस है? वो है आपका NPS, नेशनल पेंशन स्कीम में आपके बिहाफ पे एम्प्लॉयर जो भी अमाउंट डालेगा उसका बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। बट उसका लिमिट क्या है? उसका लिमिट है 10% ऑफ योर बेसिक प्लस DA। आपका सैलरी का जो बेसिक है एंड DA है उसका 10% तक ही अलाउड है आपका NPS में, जो आपको डिडक्शंस मिलेगा इन न्यू पेंशन स्कीम, न्यू टैक्स रिजाइम। But if you opt old regime, then all the benefits are available here. But in case of new regime, all these are disallowed. You can't claim deductions here.
नाउ कौन कौन से अलाउड है, न्यू टैक्स रिजाइम में भी कुछ कुछ आइटम को छोड़ा गया है कि भाई आप ले सकते हो इसका डिडक्शन से एग्जेम्पशंस। क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल, तो आप लोगों के लिए नहीं है, जो स्पेशली एबल्ड है उसके लिए है। कॉन्वेंस अलाउंस फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ट्रैवलिंग टू वर्क, ये क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद 80 CCD का 2 जो बताया था अभी एनपीएस वाला है, आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे एनपीएस में जो पैसा डालते हैं वो आपका क्या होगा, आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं, बट इसका लिमिट क्या है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, ये आप क्लेम कर सकते हैं। और बाकी जितना भी है वो बेकार है, छोड़ो। तो इफ यू ऑप्ट न्यू टैक्स रिजाइम, आपको ये जितना भी अलाउंसेस है, डिडक्शन है, एग्जेम्पशन है, यू कांट क्लेम एक्सेप्ट वन, दैट इज एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय योर एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ यू, ये आप क्लेम कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजाइम पे। बट इन केस ऑफ ओल्ड रिजाइम, ऑल द बेनिफिट्स यू कैन क्लेम, all the benefits you can claim here. Next update is the update is for senior citizens. ये बजट जो है ना स्पेसिफिकली किसी के लिए अच्छा हुआ तो वो है सीनियर सिटीजन्स के लिए। क्या अच्छा हुआ, एज यू नो सीनियर सिटीजन के लिए दो स्कीम अच्छे हैं, एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक रहता है और एक है पोस्ट ऑफिस का आपका, इसको बोलते हैं एमआईए स्कीम, मंथली इनकम स्कीम। पहले बोलते हैं क्या, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्या हुआ कि इसमें जो मिनिमम अमाउंट आपको डालना होता है 1000 और मैक्सिमम का जो लिमिट था 15 लाख वो बढ़ के अभी हो गया 30 लाख। मतलब एक सीनियर सिटीजन चाहे तो सेविंग्स कर सकता है, कैसे, बाय ओपनिंग एन अकाउंट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और उसमें मिनिमम कितना डालना है 1000 रुपीज और मैक्सिमम कितना डाल सकता है 15 लाख पहले था, अभी आफ्टर बजट ये हो गया है 30 लाख। एक सीनियर सिटीजन मैक्सिमम 30 लाख रुपीज डाल सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, बट स्कीम में सिंगल पेमेंट इज अलाउड। मतलब एक बार स्कीम अकाउंट ओपन कर लिए हैं तो आप एक ही बार डाल सकते हैं। ये हो गया आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का बात। अभी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो इंटरेस्ट पहले मिल रहा था वो उसका रेट जो है वो कम था। अभी लास्ट क्वार्टर के लिए मतलब जैन फेब मार्च 2023, ये जो क्वार्टर 4 है, इस क्वार्टर 4 में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाले हैं, तो ये थोड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट है मंथली पेंशन स्कीम। ये जो स्कीम है ना, ये स्कीम पोस्ट ऑफिस में किया जाता है फॉर सीनियर सिटीजन ओनली। तो इसमें क्या है, फायदा ये है कि सिंगल अकाउंट आप खोलेंगे, आपको मैक्सिमम डालने का जो लिमिट था वो पहले था 4,50,000, उस लिमिट को डबल कर दिया गया है, वो कर दिया गया है 9 लाख का। तो 4,50,000 से लेके 100% कर दिए हैं, एक्स्ट्रा डबल कर दिए हैं, दैट इज 9 लाख। नाउ सिंगल अकाउंट ओपन करो, उसमें आप अप टू 9 लाख तक डाल सकते हैं मंथली पेंशन स्कीम में। और नेक्स्ट है जॉइंट अकाउंट। आपका जॉइंट अकाउंट खोलने वाले हैं स्कीम में, तो आप पहले लिमिट था 9 लाख का, अभी डाल सकते हैं 15 लाख। तो जो दो अपडेट जो है यहाँ पे बजट में क्या चेंजेस किए गए हैं, चेंजेस ये हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पहले लिमिट था 15 लाख का डालने का मैक्सिमम, अभी आप 30 लाख तक डाल सकते हैं। एमआई स्कीम में क्या है, सिंगल अकाउंट हुआ, पहले लिमिट था 4.5 लाख का, अभी वो हो गया है 9 लाख का, डबल कर दिए हैं। नेक्स्ट है जॉइंट अकाउंट खुल के रखे हैं, तो पहले लिमिट था 9 लाख का, अभी वो लिमिट बढ़ के हो गया है 15 लाख। नेक्स्ट इज ईपीएफ विड्रॉल। जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं जिसका ईपीएफ अकाउंट है या पीएफ अकाउंट जिसको बोलते हैं, एम्प्लॉइज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन जहां पर जमा होता है ईपीएफ, उसमें क्या है ना कि एक एम्प्लॉय जब पीएफ से पैसा विड्रॉ करता है ना, उसमें टैक्स काटता है। सेक्शन 192A में टैक्स काटता है, कितना परसेंटेज, 10%, 10% के रेट में टैक्स काटता है। क्यों काटता है, उसका कंडीशन है कि इफ यू विथड्रॉ मोर देन 50,000 इन दैट केस टैक्स विल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10%। कौन से केस में, इफ यू विथड्रॉ द पीएफ अमाउंट
विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंटिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ पीएफ अकाउंट। आप पीएफ का अकाउंट जिस दिन खुले हैं उस दिन से लेके 5 साल के अंदर इफ यू विदड्रॉइंग पीएफ अमाउंट एक्सीडिंग 50,000, उस केस में आपके ऊपर 10% का टीडीएस लग जाएगा और उससे टीडीएस कटेगा, टैक्स कटेगा। बट जिस केस में मान के चलिए आप ईपीएफ को पैन जमा किए ही नहीं, आप ईपीएफ को पैन जमा नहीं किए, तो उस केस में क्या होगा? पहले था बहुत ज़्यादा टैक्स काटता था। जिस केस में आप पैन सबमिट नहीं किए हैं, जब पीएफ विथड्रॉ कर रहे हैं, आपका जो पीएफ अकाउंट है उस अकाउंट में पैन का लिंक नहीं है, आपका जो पैन नंबर है ना वो लिंक ही नहीं है, तो उस केस में टैक्स पहले काटता था 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस उस रेट पे। बट इस बजट में क्या बोला गया है? इस बजट में बोला गया है कि आपका पैन लिंक नहीं है ना, तो उस केस में आपका जो रेट है 30% था वो 20% के रेट में आपका टैक्स काटेगा। यही एक अपडेट है। अभी डिस्कस करते हैं कौन कौन सा आइटम जो इस बजट के बाद कॉस्टली होने वाले हैं और कौन कौन सा आइटम जो थोड़ा सस्ते होने वाले हैं। पहला है कि जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो इंपोर्ट करने वाले हैं ना उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगवा रहे हैं। तो व्हीकल्स जो है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको लाएंगे हम लोग एसकेडी फ्रॉम, उसके ऊपर टैक्स रेट जो है पहले था 30%, अब लगेगा 35%। और ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको हम लोग लाग रहे हैं इन सीबीयू फॉर्म, उस केस में क्या है? पहले था 60%, अब हो जाएगा 70%। इन सिंपल टर्म्स व्हीकल्स हो गया या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गया, इंपोर्ट कर रहे हैं तो टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा। दैट मीन्स ये सब व्हीकल जो है कॉस्टली हो जाएगा आपके लिए इफ़ यू विश टू इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। सिगरेट का प्राइस जो है बढ़ने वाले हैं, किचन चिमनी का जो प्राइस है वो बढ़ने वाले हैं, बाईसाइकिल्स एंड टॉयज जो इंपोर्ट होता है उसका प्राइस बढ़ने वाले हैं, उसके बाद इमिटेशन ज्वेलरी का प्राइस जो है बढ़ने वाले हैं, सिल्वर डोर्स का प्राइस बढ़ने वाले हैं, नेफ्था का बढ़ने वाले हैं और कंपाउंडेड रबर का प्राइस बढ़ने वाले हैं। ये सब का प्राइस बढ़ेगा। और किसका प्राइस घटने वाले हैं आफ्टर दिस बजट? टीवी या मोबाइल फ़ोन, टीवी या मोबाइल फ़ोन जो होते हैं इसको बनाने के लिए इंडिया में क्या होता है ना, मैक्सिमम चीज़ असेंबल होते हैं, तो उसका जो कंपोनेंट्स होते हैं या इनपुट्स होते हैं वो बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो जो भी मटेरियल होता है ना, जो भी इंपोर्ट करते हैं, टीवी का हो गया मटेरियल पार्ट्स हो गया या मोबाइल का पार्ट्स हो गया, अभी इंपोर्ट करने में टैक्स कम भरना पड़ेगा। पहले जितना इंपोर्ट ड्यूटी का रेट था अभी उस रेट को रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो इससे क्या होगा? मोबाइल का या टीवी का जो प्राइस है वो घटेगा। तो ये था आज का अपडेट। डिटेल्स वीडियो ऑन बजट्स कुछ दिन बाद अपलोड करेंगे। थैंक यू, बाय।